हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे सोशल स्टडीज क्लास 7 चैप्टर 7 और चैप्टर का नाम है द गुप्ता इरा एन एज ऑफ टीयरलेस क्रिएटिविटी। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कालिदास ने रघुवंशम में कहा है, उसका एक फ्रेज दिया गया है जिसका मतलब है कि ना तो डिप्लोमेसी और ना ही ताकत से राज्य बनाया जा सकता है या उनका विकास किया जा सकता है और ना ही बुराई को खत्म किया जा सकता है। सिर्फ चापलूसी से धर्म की रक्षा नहीं होती है, बल्कि समझदारी और ज्ञान से ही कोई भी राज्य मजबूत होता है, यानी कि स्ट्रांग होता है। ये कालिदास ने रघुवंशम में कहा था। ठीक है। तो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है इसमें दो बच्चों के बारे में बात की गई है। सबसे पहले एक कहानी, इमेजिनरी स्टोरी है। ये दो ध्रुव और भाविशा हैं। ये दोनों टाइम मशीन के बारे में बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों ध्रुव और भाविशा। तो ध्रुव और भाविशा भी पांड्या किंगडम देखकर आए हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि हम और भी किंगडम देखकर आएंगे जहां हमें डिफरेंट सोसाइटीज के बारे में पता चलेगा कि वो लोग कैसे रहते थे, उनका लिटरेचर क्या था, उनकी आर्ट क्या थी, या उनकी सोसाइटी कैसी थी, वो सरकार कैसे चलाते थे। तो ध्रुव और भाविशा एक इमेजिनरी टाइम मशीन में बैठकर जाते हैं कहाँ पर, दिल्ली। और दिल्ली में जाकर वो क्या देखते हैं, आयरन पिलर। सो भाविशा कहती हैं कि हम ये सब कैसे याद रख पाएंगे। तो ध्रुव कहते हैं कि यू डोंट नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं। तो ये लोग कहाँ पहुंचे हैं, दिल्ली मेहरौली में। यहाँ पर क्या है, आयरन पिलर। तो इस आयरन पिलर को देखते हैं ये लोग। यहाँ पर इस आयरन पिलर पे कुछ लिखा हुआ है जिसके बारे में टूर गाइड बताता है कि ये जो आयरन पिलर है ये 1600 ईयर ओल्ड है, यानी कि 1600 साल पुराना है। और तब से अब तक इसमें कोई भी खराबी नहीं आई है। रस्ट, रस्ट का मतलब होता है नुकसान या जंग लग जाना। जैसे लोहे में जंग लग जाती है, तो इस आयरन पिलर में अभी तक जंग नहीं लगी है। तो ये जो आयरन पिलर है ये गुप्ता एज का है, मतलब ऐसे कहा जाता है ये बहुत पुराना है। ये 6 टन का है। और ये चंद्रगुप्ता द्वितीय यानी चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पर ये इरेक्ट हुआ था। इट वॉज प्रोबेबली इरेक्टेड फर्स्ट इन फ्रंट ऑन उदयगिरी केव्स। उदयगिरी केव्स कहाँ है, ये उदयगिरी गुफाएं कहाँ है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद ये दिल्ली लाया गया। ठीक है स्टूडेंट। और इस आयरन पिलर पर भगवान विष्णु के बारे में लिखा हुआ है, साथ ही साथ लिखा हुआ है जो राजा का अचीवमेंट होता है, राजा ने क्या क्या अचीव किया है उस बारे में लिखा हुआ है। सो ये दोनों लोग टाइम मशीन में बैठे हुए हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है न्यू पावर इमर्जेस, या कौन कौन सी शक्तियां उभर कर सामने आई हैं। 3rd सेंचुरी में आप देखिएगा, कुशानाज एम्पायर होता है 3rd सेंचुरी में। ये नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में फैला होता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये कमजोर होता है, बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। तो यहाँ पर जो गुप्ता अंपायर है वो इस सभी जो सब कॉन्टिनेंट में जितने छोटे छोटे राज्य थे या छोटे छोटी जगह थी, उन सभी को इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसीलिए गुप्ता अंपायर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ गुप्तास। गुप्तास के ओरिजिन के बारे में कई सारी थ्योरीज हैं, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो ये कहती है कि जो गुप्ता अंपायर है इसका इमर्ज कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एज अ रीजनल रूलर। बट समय के साथ साथ ये अंपायर बहुत पावरफुल हो गया। द गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड रिमार्केबल इन इंडियन हिस्ट्री। गुप्ता पीरियड को भारत के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है। इन्होंने कई एरिया में विकास किया, डेवलप किया कई एरिया। जैसे अब इन्होंने कुछ एरियाज में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, जैसे आर्किटेक्चर यानी कि बिल्डिंग्स बनवाना, लिटरेचर, साहित्य, साइंस, विज्ञान। और इन्होंने इन सब चीजों में बहुत ज्यादा काम किया, रिसर्च किया। तो ये सब कुछ किससे जुड़ा हुआ है, चंद्रगुप्त सेकंड से, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको कहा जाता है। नाउ द इंस्क्रिप्शन ऑन द आयरन पिलर इन दिल्ली स्पीक्स अ किंग नेम्ड चंद्रा। आयरन पिलर जो हमने देखा है अभी, उस पर लिखा हुआ है एक राजा के बारे में जिसका नाम है चंद्रा। तो आप चंद्रा जो नाम है या चंद्रगुप्ता सेकंड को चंद्रगुप्ता मौर्य मत समझिएगा। चंद्रगुप्ता मौर्य अलग है, जो जिनकी जो डायनेस्टी है ना वो मौर्य अंपायर या मौर्य डायनेस्टी कहा जाता है। और चंद्रगुप्ता सेकंड को गुप्ता डायनेस्टी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो चंद्रगुप्ता सेकंड को और किस नाम से जाना जाता है, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ये गुप्ता एम्पायर के बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर या राजा थे। ही वॉज डिवोटी ऑफ विष्णु, ये भगवान विष्णु के भक्त थे।
एंड हिज माउंट, वाहन क्या था इनका, इनके वाहन का नाम क्या था, गरुड़ा। ठीक है स्टूडेंट, तो इनके वाहन का नाम गरुड़ा था। ये एक स्टोरी है चंद्रगुप्त के बारे में। सो आप देखिएगा कि कई बार कुछ लोगों के नाम सेम होते हैं, बस उनके नाम के आगे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लिखा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अपने नाम के या अपने पिताजी या दादाजी के नाम को सम्मान देना चाहते हैं, इसीलिए अपना नाम वही रखते हैं, बस अपने नाम के आगे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लिख देते हैं, जिससे लोगों को यह पता चल जाता है, या इतिहासकार जो हिस्टोरियंस हैं उनको पता चल जाता है कि कौन सा राजा के बारे में बात हो रही है। नाउ प्रयाग प्रशस्ति, हमारा जो ये टॉपिक है द वॉरियर किंग, एक योद्धा के बारे में बात की जा रही है। एक प्रयाग प्रशस्ति है, एक पिलर है जिसपे, जो प्रयागराज में है, जिसपे क्या लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के, जो समुद्रगुप्त कौन है, चंद्रगुप्त सेकंड का पिता है, इसके बारे में लिखा हुआ है। इनके कोर्ट पोएट थे। कोर्ट पोएट मतलब जो राज दरबार में कवि होते हैं, वो, उनको कोर्ट पोएट कहा जाता है। इनका नाम क्या है, हरिसेन। हरिसेन ने धारानी बंधा और टू यूनिफाई द अर्थ, इस बारे में लिखा है। यूनिफाई द अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी को एक करना। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी पृथ्वी को एक कर दिया, इसका मतलब ये है कि राजा ने कई सारे राज्य मिलाकर एक राज्य बना दिया। ठीक है स्टूडेंट, कई सारे राज्यों को जोड़ दिया उन्होंने। तो ये चंद्रगुप्त ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और कई राजाओं को हराया है। इन राजाओं का किंगडम उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया है। मैनी डिफीटेड किंग्स वर reinstated and offered tribute to समुद्रगुप्ता, while others fearing his might submitted without protest. कई राजाओं ने समुद्रगुप्त के आगे सरेंडर कर दिया, अपने हथियार डाल दिए और कोई प्रोटेस्ट नहीं किया और उनके राज्य में मिल गए। हरि सिंह ने, जो कोर्ट पोइट है, इन्होंने ये सब लिखा है। साथ ही साथ हरि सिंह ने लिखा है किस बारे में, आर्ट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, ट्रेड के बारे में। और साथ ही लिखा है कि जो समुद्रगुप्ता सेकंड का जो किंगडम है वो बहुत रिच और सक्सेसफुल है। समुद्रगुप्त की एक पोर्ट्रे यानी कि इमेज हमें मिली है, फोटो हमें मिला है, ऐसे कह सकते हैं आप लोग, जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और ये कहाँ मिली है, एक सिक्के पर। एक सिक्का है जिसपे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ये जो इमेज है, इस पे ये कॉइन है, इस कॉइन पर ये समुद्रगुप्त की इमेज बनी है। और रिवर्स में आप देखेंगे तो लक्ष्मी देवी की जो इमेज है वो उकेरी गई है इस पर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो चैप्टर है इसमें कॉइन्स के बारे में बात की गई है। अब ये कॉइन आप देखिएगा, ये कॉइन, इस पे क्या क्या बना है ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इससे आप क्या समझते हैं। Some literary sources give us descriptive information about rulers. कुछ हिस्टोरिकल रिसोर्स ऐसे होते हैं जिससे हमें रूलर्स के बारे में पता चलता है, उनके राज्य के बारे में पता चलता है और राज्य में रहने वाले लोगों के बारे में पता चलता है। जैसे विष्णु पुराण की बात करें, विष्णु पुराण में अंपायर, कौन सा अंपायर के बारे में बात की है, गुप्ता डायनेस्टी विल रूल ओवर अनुगंगा। अनुगंगा, द मिडिल गंगेटिक बेसिन। अनुगंगा का मतलब क्या होता है, जो गंगा का इलाका है, गंगा नदी का इलाका है, उस एरिया की बात की जा रही है। यहाँ पे प्रयाग की बात की गई है। तो प्रयाग में इनका कंट्रोल था, ये यहाँ के राजा थे। और ये प्रयाग को आज किस नाम से जाना जाता है, प्रयागराज। साकेता को किस नाम से जाना जाता है, मतलब साकेता को अयोध्या के नाम से जाना जाता है। और मगध किस नाम से जाना जाता है, बिहार के नाम से। तो ये पूरा एरिया ये समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त सेकंड के कंट्रोल में था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत स्ट्रांग राजा थे जिनके भारत के इतिहास में बहुत महत्व है इनका। अब आप देखिए स्टूडेंट, इमेजिन व्हाट इट वुड हैव इंटेल टू मूव अ होल आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, कुक्स एंड अदर सपोर्ट स्टाफ एज वेल एज द सप्लाई ऑफ फीड देम ऑल। आप सोच सकते हैं स्टूडेंट कि इतने बड़ा देश, इतना बड़ा राजा, वो अपनी सेना को, अपने जो एनिमल्स हैं, घोड़े हैं, उनको कैसे खाना खिलाता होगा और उसके लिए कितने कुक होंगे, कितना सपोर्ट स्टाफ होगा। तो ये सब कैसे मैनेज होता था, ये आप सोचिए और इसके बारे में आप लिखिएगा, ताकि आपका जो है मेंटली स्ट्रांग हो जाए आप इस चैप्टर के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप
देखिए, भारत का एक चित्र दिया गया है इसमें। द गुप्ता एम्पायर एक्सटेंड नोट द वाकाटकास वर द एलाइज ऑफ गुप्तास, यानी कि ये जो राज्य है वाकाटकास, ये भी गुप्ता एम्पायर के अंडर आता है। नाउ अ ट्रेवलर्स अकाउंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द गुप्ता एज। ट्रैवलर अकाउंट क्या होता है स्टूडेंट? जब हमारे देश में कोई ट्रैवलर घूमने आता है तो जो कुछ भी वो देखता है या किसी भी राज्य में आता है तो वो उस राज्य के बारे में लिखता है। ठीक है स्टूडेंट, ये ट्रैवलर अकाउंट होता है। भारत में कई सारे ट्रैवलर आए हैं हमेशा से, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रैवलर है, जिसको चाइना से आया, जो जिसका नाम है फायान, जिसको हम कहते हैं फायान या फाशियानी, ठीक है, जिसको हम आसान भाषा में फाहियान कहते हैं। ये इंडिया आया था 5th सेंचुरी में, और ये एक तीर्थ यात्री था जो बुद्धिस्ट साइट्स देखने आया था, भगवान बुद्ध की जो जगह है वहां आया था। तो ये यहाँ आकर कई स्कॉलर्स, यानी कि बड़े बड़े जो हमारे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनसे मिला। इसने भारत के जो भी लिटरेचर है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई, उनको इकट्ठा किया और फिर चाइना ले गया। बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई किताबों को ये चाइना ले गया इंडिया से, और वहाँ जाके इसने ये किताबें पढ़ी जिसमें भारत के कल्चर, उनके गवर्नेंस, उनकी सोसाइटी और के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ इसने पता लगाया कि भारत एक बहुत महान देश है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप ये देखिए, बिलो इज एन excerpt from this his travelogue where he records his observation of the society in the Gupta age। तो इस इमेज में या इस जो ये गुप्ता एज के बारे में, गुप्ता इरा के बारे में इसने लिखा है, तो इसने ऑफिशियल्स के बारे में लिखा है, किस तरीके के ग्रेन हम उगाते थे उस बारे में लिखा है, जो पब्लिक ऑफिसर्स होते थे उनकी सैलरी क्या होती थी, किंगडम कहाँ पर था और किस जगह पर ये एग्जैक्टली लोकेटेड था, गैंगेटिक प्लेन्स यानी कि गंगा के आसपास एरिया में। हमारा जो समुद्रगुप्त का जो राज्य है वो बहुत रिच था, बहुत प्रॉस्परस था, और यहाँ पर वैश्याज फैमिली जो है ना, वैश्या धर्म के मानने वाले लोग या वैश्या जो जाति है वो हेड होते थे। मर्चेंट कौन है, ट्रेडर्स कौन है, मेडिसिन्स किस तरीके की मिलती थी, लोग दान देते थे। द पुअर ऑर्फन्स एंड द सिक आर केयर्ड फॉर, यानी कि जो गरीब हैं या बीमार हैं, राजा उनका इलाज करवाता था और उनके खाने पीने का इंतजाम करता था, उनको खाना देता था, उनको दवाइयाँ देता था। द सिटी हैज मैनी वेल्दी वैश्या एल्डर्स एंड फॉरेन मर्चेंट्स, यानी कि इस एरिया में जो शहर है, उस शहर में बहुत अमीर वैश्या लोग रहते थे, और साथ ही साथ विदेशी व्यापारी भी रहते थे। इनके घर बहुत सुंदर होते थे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है जिसको ट्रांसलेट किया गया। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमें बुद्धाज जो एम्पायर है, बुद्धाज एम्पायर में जो बुद्धाज की किताबों में जो लिखा हुआ है उस एम्पायर के बारे में हमें पता चलेगा। स्टूडेंट, इसमें डेफिनेशन ली गई है आउटकास्ट्स। आउटकास्ट क्या होता है? बेसिकली समवन हु हैज बीन रिजेक्टेड फ्रॉम द सोशल और कल्चरल ग्रुप, यानी कि जिसको अपने समाज से निकाल दिया गया हो उसको कहते हैं आउटकास्ट। एक्सपर्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल अकाउंट्स लाइक फायांस आर वैल्यूएबल सोर्सेस। तो जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, वो फायान की जो किताबें हैं उसने जो ट्रांसलेट किया उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, और जिससे हमारे देश के जो इतिहासकार हैं उन्हें ये पता चलता है कि भारत का समाज कैसा था, यहाँ का राजा कैसा था। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर लोग कैसे रहते थे। जैसे इसमें एक वर्ड दिया है चंडालाज। चंडालाज कौन होते हैं? बेसिकली चंडाल वो होते हैं जो चिताओं को आग लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये समाज से बाहर रहते हैं, इनको चंडाल कहा जाता है। इसके अलावा फायन ने अपनी किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे डिफरेंटली फ्रॉम योर फ्रेंड, अ ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस में एग्जामिन द सेम सोर्स एंड ड्रॉप वेरीड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम इट। जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने इन किताबों से बहुत कुछ सीखा है और इसका ट्रांसलेशन किया है। नाउ अब हम देखेंगे कि ग्लिम्पसेस ऑफ गुप्ता अंपायर, यानी कि गुप्ता अंपायर की सरकार कैसी थी और वहां का प्रशासन कैसे काम करता था, वहां के जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट सरकारी नौकर हैं, वो कैसे काम करते थे। चलिए स्टूडेंट, you will notice that many kingdoms coexisted during the same period. Some of them
may have been at war with each other. आप देखेंगे कि गुप्ता पीरियड में कई सारे राज्य हैं जो कई बार आपस में लड़ते भी हैं। क्यों? ताकि वो अपने राज्य को और फैला सके, जो उनका अंपायर है उसको और बड़ा कर सके। सो रिकॉल व्हाट वी सॉ अर्लियर अबाउट कौटिल्याज आइडिया। कौटिल्य ने कौन सी किताब लिखी है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राज्य के बारे में कहा कि एक राजा को कैसे काम करना चाहिए। ही एडवाइज रूलर्स टू फॉर्म अलायंसेस, यानी कि एक राजा को दूसरे राजाओं के साथ मित्रता दोस्ती करनी चाहिए। और ये किसमें? सप्तांगा थ्योरी दी गई है, सप्तांगों में लिखा हुआ है, यानी कि चाणक्य या कौटिल्य ने ये लिखा है। So student, inscription and coins provide valuable insights into the titles adopted by Gupta rulers as महाराजाधिराज। सो जो गुप्ता राजा हैं उनको क्या कहा जाता था? महाराजा अधिराज, सम्राट या चक्रवर्तिन। एक ऐसा राजा जिसको कोई हरा नहीं सकता। साथ ही साथ इनको कहा जाता था राजन और महाराजा। तो चक्रवर्ती सम्राट का मतलब है वो राजा जिसको कोई हरा नहीं सकता। द गुप्ता रूलर यूज्ड वेरियस स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, डिप्लोमेसी एंड अलायंसेस। जो गुप्ता रूलर है वो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए या अंपायर और बड़ा करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी अपनाते थे? जैसे वो दूसरे राज्यों पे हमला कर देते थे और उन्हें जीत जाते थे। साथ ही साथ उनके साथ मित्रता या दोस्ती वाले संबंध बनाते थे और फिर उन्हें अपने राज्य में मिला देते थे। द लास्ट मेथड इंक्लूडेड मैट्रिमोनियल अलायंसेस। इसके साथ ही गुप्ता अंपायर के जो राजा थे वो शादियां करते थे जिससे उनका अंपायर और बड़ा हो जाता था। जैसे प्रभावती गुप्ता। अब ये प्रभावती गुप्ता कौन है ये देख लेते हैं। प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्ता सेकंड की डॉटर है और इन्होंने वकाटका किंगडम का जो राजा है उससे शादी की थी, जो यहाँ का विवाह किया था, जो इसका प्रिंस है, राजकुमार है। द गुप्ताज नेबर्स टू द साउथ। और ये वाकाटका कहाँ है? ये गुप्ता एम्पायर के साउथ में है। द वाकाटका प्रिंस डाइड अर्ली। जो यहाँ राजा है वो बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर रीजेंट रूलर ऑफ द किंगडम। तो जो रानी है यानी चंद्रगुप्ता सेकंड की जो डॉटर है वो क्या बन जाती है? रीजेंट रूलर। रीजेंट रूलर क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रूलर। ठीक है स्टूडेंट। अ रीजेंट टेम्पररीली गवर्न्स अ किंगडम फॉर अ मोनार्क अनेबल टू डू अंटिल दे कैन। यानी कि जब तक राजा नहीं है तब तक रीजेंट रूलर राज्य संभालेगा। During her reign, she ensured that the ties between the Vakataka and Guptas remained strong. जब तक चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी ने राज्य संभाला तब तक उसने वाकाटकास और गुप्ता अंपायर के संबंधों को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा। वन ऑफ हर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब एज मदर ऑफ टू किंग। सो ये जो राजकुमारी है इनको क्या कहा गया? मदर ऑफ टू किंग। ठीक है स्टूडेंट। एज अ डिवोटी ऑफ विष्णु लाइक हर फादर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की। ये भगवान विष्णु की भक्त हैं। और प्रभावती इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 टेम्पल्स। प्रभावती ने 7 टेम्पल्स और बनाए हैं जो भगवान विष्णु को समर्पित हैं। सम ऑफ दीज टेम्पल्स आर इन रामागिरी, रामटेक हिल। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो कई सारे टेम्पल प्रभावती ने बनाए हैं जो आज महाराष्ट्र में है, जो भगवान विष्णु को समर्पित हैं। अब आप इस इमेज में देखिए स्टूडेंट, इसमें प्रभावती बैठी हुई हैं और इनके सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये इनके ऊपर पंख से हवा कर रहे हैं और ये कुछ पढ़कर सुना रहे हैं। इनकी गोद में एक बच्चा है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना प्रभावती गुप्ता ने राज्य चलाया। सो द गुप्ता एम्पायर हैड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम देखें तो गुप्ता एम्पायर में जो सिस्टम था, जो सरकार थी या प्रशासन था, वो बहुत अच्छे से काम करता था। सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि पूरा कंट्रोल प्रभावती गुप्ता के हाथों में था। ठीक है। इसके अलावा दे जब प्रोविंसेस एंड ग्रांटेड लैंड टू द लोकल रूलर्स, प्रीस्ट एंड चिफ्टियंस। प्रभावती गुप्ता ने कई लोगों को जो लैंड है, जमीन है, वो दान में दी। जैसे छोटे राजा हो गए, साधु महात्मा हो गए, या बड़े जो चिफ्टियंस का मतलब होता है मुखिया, इन मुखियाओं को जमीन दान में दे दी ताकि वो
वहां पर काम कर सकें। दिस सिस्टम हेल्प इंश्योर प्रॉपर टैक्स कलेक्शन। अब इससे क्या हुआ कि जिन लोगों को ये जमीन दान दी गई थी उनसे टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और उस टैक्स से क्या होता था? उस टैक्स से समाज का विकास होता था। जो भी पैसे आते थे उन पैसे से राज्य का विकास होता था। थ्राइविंग ट्रेड। स्टूडेंट, थ्राइविंग ट्रेड क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट। सो द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गुप्ता वाज लैंड टैक्स। रेवेन्यू यानी कि टैक्स कहाँ से आता था गुप्ता एम्पायर में? वो लैंड टैक्स होता था। जमीन से जो खेती बाड़ी से टैक्स होता था वही मिलता था। इसके अलावा और कौन कौन से टैक्स लगते थे? माइंस, इरिगेशन यानी कि सिंचाई, व्यापार और क्राफ्ट्स यानी कारीगरी। जो भी लोग हाथ के काम करते हैं उन सभी को टैक्स देना पड़ता था। और इस टैक्स से क्या होता था? आर्मी मेंटेन की जाती थी, बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, टेम्पल्स बनाए जाते थे। साथ ही साथ स्कॉलर एंड आर्टिस्ट को भी पैसे दिए जाते थे, यानी कि जो विद्वान हैं और कलाकार हैं उनको भी इस टैक्स से सैलरी दी जाती थी। As we see once again, such an empire to sustain itself, it had to promote a vibrant internal and external trade. जो गुप्ता एम्पायर है वो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड भी करता था। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? जो अपने ही देश में किया जाए। और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? जो अपने देश से बाहर किया जाए, जैसे साउथ ईस्ट एशिया और चाइना। यहाँ पर हम क्या भेजते थे? साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में कपड़े, मसाले, आइवरी एंड जेमस्टोन। सो आइवरी क्या होता है? हाथी दांत। इनको आइवरी को कहा जाता है हाथी दांत। द इंडियन ओशियन ट्रेड नेटवर्क। तो जो समंदर है, कौन सा? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर जिसे कहते हैं, यहाँ से बिजनेस होता था। और ये कहाँ तक जाता था? मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर। ये कहाँ पर है? अफ्रीका और एशिया के बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसके आसपास कई देश हैं। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर इन जगहों पर बिजनेस होता था। अब यहाँ एक आइलैंड है, सोकोट्रा आइलैंड। ये कहाँ पर है? अरबियन सी, अरब सागर में। तो जो एविडेंस हमें अभी तक मिले हैं वो क्या क्या है? पॉटरी यानी कि बर्तन, इंस्क्रिप्शन इन द ब्रह्मी स्क्रिप्ट। जो भी हमें किताबें या इंस्क्रिप्शन मिला है वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट्स में मिला है। और जैसा बुद्ध स्तूपा पे लिखा हुआ है ऐसे ही हमें वहां से लिखी हुई चीजें मिली हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि गुप्ता अंपायर दुनिया के कई देशों में बिजनेस करते थे, जैसे इजिप्ट, अरबिया, रोम एंड ग्रीस। तो हमारे देश में बिजनेस जो करते थे गुप्ता अंपायर के ट्रेडर्स, वो कई देशों में करते थे। न्यू आइडियाज एंड वंडर, द क्लासिकल एज। गुप्ता अंपायर को क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है स्टूडेंट? ये इंपॉर्टेंट। गुप्ता एम्पायर के जो राजा थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे। और साथ ही साथ वो अपने सिक्कों पर भी या इंस्क्रिप्शन जो भी लगते थे उस पे भगवान विष्णु का चित्र जरूर बनाते थे। ठीक है। दे पैटर्नाइज्ड बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन। जो बुद्धिस्ट, बुद्ध धर्म की जगह हैं उनकी रक्षा करते थे। और साथ ही साथ इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की रक्षा की। साथ ही इन्होंने बुद्धिस्ट विहार, विहार क्या होते हैं? मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री की भी रक्षा की इन्होंने। ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिएगा, their approach was inclusive and open. We will explore these institutions further in higher grades. तो गुप्ता एम्पायर के बारे में हम और भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन दूसरी क्लास में। ठीक है। Indeed, the prolonged period of peace and stability during the Gupta period promoted notable achievements in various fields, leading some historians to label this period the classical age of India. प्रोलॉन्ग्ड क्या होता है स्टूडेंट? प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जो बहुत लंबे समय तक रहा हो। ठीक है। जिसने बहुत टाइम तक राज्य किया हो, अपने देश को चलाया हो। ठीक है। अब इसको क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के इतिहास में गुप्ता एज में एक ये जो समय था इसमें आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, साइंस और संस्कृत, इन सबको बहुत प्रमोट किया गया। यहाँ पर संस्कृत ने बहुत डेवलप किया। साथ ही साथ जो कल्चर है उसने भी बहुत डेवलपमेंट हुआ उसका। इसीलिए इस एज को या इस टाइम को क्या कहा जाता है? क्लासिकल एज। अब यहाँ पर कुछ नाम आप देखिएगा, जैसे कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर। इन्होंने
ये इन लोगों ने बहुत बड़े काम किए। जैसे आर्यभट्ट ने क्या दिया था? जीरो। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इन मेडिकल टेक्स्ट, रिफाइंड मेडिकल थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस। तो इन लोगों ने इन फील्ड्स में काम किया। मेटलर्जी, मेटलर्जी का मतलब होता है मेटल से बनाना, चीजों को मेटल पे रिसर्च करना। एज वी सॉ विद द रस्ट रेजिस्टेंट आयरन प्लग, जैसा हमने ऊपर देखा था, जो पहले हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में, कि हमें एक आयरन पिलर मिला है, लोह स्तंभ मिला है, यानी कि एक लोहे का पिलर है जिसपे आज तक जंग या रस्ट नहीं लगती है। यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हुआ मेटलर्जी में। नाउ दिस स्टेबिलिटी स्ट्रेंथन टू इकोनॉमी, allowing the state to support scholars, artists and scientists। तो इस एज में साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, इन सबको बहुत सपोर्ट किया गया। चंद्रगुप्ता सेकंड के आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पोएट्स थे, कवि थे और कलाकार थे और बहुत टैलेंटेड लोग थे। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली गुप्ता एम्पायर में इन लोगों को बहुत सम्मान दिया गया, इन स्कॉलर्स को बहुत सम्मान दिया गया। अब ये आर्यभट्ट के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? कुसुमपुरा के रहने वाले थे, जो अभी कहाँ पर है? पटना में। और ये लगभग 500 सीई के वक्त के समय इन्होंने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी पे रिसर्च कर ली थी, जिसको कहते हैं आर्यभट्टया। ठीक है, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, क्या? मोशन ऑफ द सन को कैलकुलेट करने का, यानी कि सन कैसे मोशन करता है, मून कैसे मोशन करता है, प्लेनेट कैसे घूमते हैं अपनी धुरी पर, और साथ ही साथ जो धरती है हमारी, वो अपनी धुरी पर कैसे घूमती है, ये दिन और रात कैसे होती है। इन्होंने, आर्यभट्ट ने बताया कि एक साल में 365 दिन होते हैं, 6 आवर 12 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो ये सारी थ्योरीज जो दी गई हैं, ये आर्यभट्ट ने दी हैं। आर्यभट्ट ने ही क्या बताया है? साइज ऑफ अर्थ एंड एक्सप्लेन किया है इन्होंने। आर्यभट्ट ने साइज ऑफ अर्थ बताया है, साथ ही साथ इन्होंने सोलर एंड लूनर इक्लिप्सिस को एक्सप्लेन किया है। सोलर एंड लूनर इक्लिप्सिस यानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे होता है। मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट का बहुत नाम है, इन्होंने बहुत ही एक बड़ी चीज इस दुनिया को दी है। इन्होंने क्या बताया है? टेक्निक्स ऑफ कैलकुलेशन एंड इक्वेशन सॉल्विंग। इन्होंने बताया कि इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है कैसे, और कई सालों पहले इन्होंने बता दिया था, लगभग 1500 ईयर्स पहले। अब हम देखेंगे वराहमिहिर के बारे में। वराहमिहिर कौन थे? ये एक मैथमेटिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोलॉजर थे और उसी समय पे थे। कहाँ रहते थे? उज्जैनी में। तो यहाँ पर ये बताया गया, ये बहुत बड़े स्कॉलर थे। ठीक है, और साथ ही साथ इन्हें क्या है कि हिज इंसाइक्लोपीडिक वर्क बृहत संहिता, वराहमिहिर की जो काम है, जो लिखा है इन्होंने, उस किताब को क्या कहा जाता है? बृहत संहिता या संहिता आप कह सकते हैं, जिसमें कई सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वेदर फोरकास्टिंग, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है बृहत संहिता में। ठीक है स्टूडेंट, आर्किटेक्चर के बारे में लिखा है, साथ ही साथ टाउन प्लानिंग कैसी होनी चाहिए इस बारे में लिखा हुआ है, और ये बताया गया है कि विज्ञान की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है स्टूडेंट, सो आप ये कह सकते हैं कि गुप्ता एज में स्कॉलर्स का बहुत सम्मान हुआ और स्कॉलर्स ने बहुत चीजें दुनिया को दी, जिससे आज पूरी दुनिया थैंक यू करती है इन लोगों को। अब यहाँ पर कालिदास के बारे में लिखा हुआ है। कालिदास एक बहुत बड़े पोइट थे। ठीक है, किताबें लिखते थे, स्कॉलर्स थे, और इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं संस्कृत लिटरेचर में। ठीक है, और इनकी जो मोस्ट फेमस जो बुक है, उसका नाम है मेघदूतम। मेघदूतम, अ क्लाउड मैसेंजर, यानी कि ये मेघा, बारिश के बारे में बात की गई है, बरसात के बारे में। इसमें एक कहानी है कि यक्ष एक क्या है? एक माइनर डिटी है, एक देवता है, छोटे देवता है, जो हु आफ्टर बीइंग बैनिश्ड फ्रॉम हिज होम बाय हिज मास्टर, जो जिन्हें अपने घर छोड़कर चले जाते हैं, और साथ ही साथ बादलों को क्या करते हैं? पासिंग क्लाउड, पार कर जाते हैं।
Apart from the many emotions of love, the poem describes in great details the landscape and weather of North India on its journey to the beloved. तो ये अपनी भावनाएं, अपना प्रेम कविताओं के माध्यम से बताते हैं, कविताएं लिखते हैं और उससे बताते हैं। नाउ एक वर्ड इसमें दिया गया है कोडिफाइड। कोडिफाइड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? ये डेफिनेशन इसकी दी है, आप देख लीजिए। अरेंज्ड और रिटेन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे। कोडिफाइड का मतलब होता है कि चीजों को सही से लिखना या ऑर्गेनाइज करना। अगर आप लिख रहे हैं तो सही से लिखें। डिड यू नो दैट आयुर्वेदा गॉट कोडिफाइड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेदा को जो सही लिखा गया है वो किस टाइम पे लिखा गया है? ये गुप्ता पीरियड में लिखा गया। द इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज मच ओल्डर रूट्स। आज हम जो मेडिसिन लेते हैं उन सबसे अच्छी आयुर्वेदा मेडिसिन होती है। अब एक किताब है चक्रम संहिता, जिसको हम चरक संहिता भी कहते हैं कई बार। ये सुश्रुत ने लिखी थी। सुश्रुत संहिता या चरक संहिता कहते हैं। ये महर्षि सुश्रुत ने लिखी थी। इसमें आयुर्वेद के बारे में बताया गया है, जो आज भी बहुत सक्सेसफुल है। ये बुक भी गुप्ता पीरियड में लिखी गई थी। ठीक है स्टूडेंट, इस बुक में इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ बताए हैं कि स्वास्थ्य कितना जरूरी है, डाइट किस तरीके की लेनी चाहिए, मेडिसिन किस तरीके से बनाना चाहिए, सर्जिकल टेक्निक्स के बारे में बताया है। सो बेसिकली आयुर्वेदा जो है वो क्या है? इट इज अ डीप कनेक्शन। आयुर्वेदा बताता है डीप कनेक्शन, यानी कनेक्शन किन के बारे में? माइंड, बॉडी एंड नेचर। तो आयुर्वेदा को किसने लिखा है? ये जो बुक है वो किसने लिखी है? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये लिखी है महर्षि चरक ने। ठीक है स्टूडेंट, द क्वेस्ट ऑफ ब्यूटी। अब आप देखिए स्टूडेंट, सुंदरता की खोज, इसका मतलब है कि इस खोज को किसने किया? Gupta rulers created a supportive environment where creativity and craftsmanship thrived। यानी कि गुप्ता अंपायर या गुप्ता रूलर जो राजा थे, इन्होंने क्रिएटिविटी और क्राफ्ट्समैनशिप यानी कि कारीगरी को, लिटरेचर को बहुत इंपॉर्टेंस दी इन्होंने, गुप्ता एम्पायर के राजाओं ने। इनके समय पे सारनाथ एक जगह है जो वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास है। यहाँ पर इन्होंने बुद्धा की कई सारी किताबों की रक्षा की। मतलब ये बुद्धा धर्म की रक्षा करते थे। द ओ इंस्पायरिंग अजंता केव्स। अजंता केव्स कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अजंता केव्स में भी इनके बारे में पता चलता है। द रॉक कट केव्स एंड डिटेल्स कार्विंग ऑफ डिटीज एट उदयगिरी। जो गुफाएं होती हैं उन गुफाओं में हमें आज भी कई चित्र मिलते हैं। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक जगह है उदयगिरी। वहां पर आज भी हमें आर्टिस्टिक यानी कि कई सारे चित्र मिलते हैं जो गुप्ता आर्ट के बारे में बताते हैं। एज इट समटाइम्स कॉल्ड, सेट हाई स्टैंडर्ड ऑफ एस्थेटिक एंड ब्यूटी दैट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट। यानी कि जो चित्र हमें अभी मिले हैं गुप्ता आर्ट के इन गुफाओं में, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सुंदर चित्र बने हुए हैं। सो स्टूडेंट, ये गुप्ता अंपायर बेसिकली डिक्लाइन कैसे हुआ ये हम देख लेंगे। 6th सेंचुरी में गुप्ता अंपायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया था क्योंकि बाहरी आक्रमण होने लगे थे। बाहर से कई शत्रु आकर गुप्ता अंपायर के राजाओं पर आक्रमण करने लगे थे, जिनमें सबसे बड़ा आक्रमण जो हुआ वो हुन ट्राइब्स ने किया था। एशिया में कई जगह आक्रमण कर चुके थे और राज्यों को हरा चुके थे। तो इस तरीके से जब बाहर से अटैक होने लगे, एक्सटर्नल अटैक होने लगे, तो गुप्ता अंपायर का डिक्लाइन हो गया। नाउ साउथ एंड नॉर्थ एरिया में क्या हुआ हमारे देश के? जब गुप्ता नॉर्थ एरिया में रूल कर रहे थे तब साउथ एरिया में पल्लव राजा इमर्ज कर रहे थे। पल्लवास डायनेस्टी साउथ एरिया में इमर्ज कर रही थी या उभर रही थी। किन एरियाज में? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, इन एरिया में। तो ये एरिया बहुत क्लियरली ट्रिब्यूटरी पावर अंडर द सातवाहनास। यानी कि ये जो राजा हैं पल्लवाज हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन राजा हुए हैं? सातवाहन। सातवाहनों में एक राजा का नाम है पुलकेशिन सेकेंड। ये बहुत स्ट्रांग राजा था। ठीक है, सातवाहन। Pallavas were also great patterns of art and architecture। यानी कि जो साउथ में पल्लवास जो राजा थे, पल्लवा डायनेस्टी थी, ये भी
आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे। इन्होंने कई सारे मंदिर बनवाए और रॉक कट केव बनवाई। रॉक कट केव वो गुफाएं जिनमें चित्र वगैरह बनाए जाते हैं या गुफाओं को काट कर मंदिर बनाए जाते हैं। सम ऑफ विच वी विल विजिट व्हेन वी एक्सप्लोर क्लासिकल इंडियन आर्किटेक्चर। तो ये सब हम अगले चैप्टर में या आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। पल्लवों की राजधानी क्या थी? पल्लवास की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम अभी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और इसको क्या कहा जाता था तमिलनाडु को? सिटी ऑफ द थाउजेंड टेम्पल। सो कांचीपुरम को सिटी ऑफ थाउजेंड टेम्पल कहा जाता था। ये बहुत बड़ा शहर था और यहाँ पर कई सारे घटिकास बने हुए थे। घटिकास का मतलब होता है घाट। ठीक है, यहाँ एजुकेशन भी दी जाती थी। अगर हम नॉर्थ एरिया की बात करें तो नॉर्थ एरिया में कमरपुरा किंगडम था। ठीक है स्टूडेंट, कमरूपा एक किंगडम था। यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी? वर्मन डायनेस्टी। वर्मन डायनेस्टी कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र वैली, जो अभी आसाम में है। जिस अभी आसाम जहाँ है हमारे देश में, वहीं पर ब्रह्मपुत्र वैली है। अभी ये कहाँ पर है वर्मन डायनेस्टी? प्रेजेंट डे अगर हम देखें तो ये बंगाल और बांग्लादेश में आती है। एन एंशियंट नेम फॉर द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम। अगर हम आज आसाम को देखें तो आसाम का पुराना नाम क्या था? ब्रह्मपुत्र वैली। ये प्रयाग ज्योतिषा के नाम से जाना जाता था। और प्रयाग ज्योतिषा के बारे में किसमें डिस्कस हुआ है, किसमें आया है? रामायण और भागीरथ, महाभारत, इन दोनों में ही प्रयाग ज्योतिषा के बारे में लिखा गया है। द लेटर टेक्स्ट मेंशन भागदत्ता। भागदत्ता कौन है? ये किंग है, एक राजा है। ठीक है, आप ये इमेज देखिए स्टूडेंट। इस इमेज में गुप्ता अंपायर है, जो गुप्ता अंपायर के आर्ट के बारे में बताया, कितने ब्यूटीफुल इन्होंने ये मूर्तियां बनाई। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो मूर्तियां हैं ये सब गुप्ता एम्पायर की हैं और ये भगवान विष्णु को समर्पित थी, क्योंकि गुप्ता राजा जो थे वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने यहाँ गुफाएं बनाई, मंदिर बनाए, मंदिरों में मूर्तियां बनाई, उन गुफाओं में चट्टाने काट के, पत्थर काट के इन्होंने चित्र बनाए। ये एक टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन में आप देखिए, समुद्रगुप्ता 350, चंद्रगुप्ता सेकंड 400, प्रभावती गुप्ता और कालिदास 400 सीई। आर्यभट्ट कब हुए? वराहमिहिर का टाइम मशीन में क्या ड्यूरेशन क्या है, वो कब हुए थे? 550 सीई। ठीक है स्टूडेंट, वाकाटकास या कमरूपा, गुप्तास, पल्लवास। सो ये जो पूरा चैप्टर है ये बेसिकली गुप्ता अंपायर के बारे में ही है। नाउ अगर आप थोड़ा सा यहाँ देख लें तो प्रयाग ज्योतिषा, जिसको आज असम के नाम से जाना जाता है हमारे देश में, यहाँ पर इज फाइटिंग ऑन द साइड ऑफ द कौरवास इन द ग्रेट वार। जब महाभारत हुई थी तो ये प्रयाग ज्योतिषा में लड़ाई हुई थी कौरवों की, जहां पर इनकी हार हुई थी। ठीक है स्टूडेंट, और प्रयाग ज्योतिषा को अब असम के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही अगर हम कमरूपा को देखें तो कमरूपा किंगडम वॉज प्रोमिनेंट कल्चरल एंड पॉलिटिकल सेंटर्स। कमरूपा जो जगह है ये पॉलिटिकली यानी राजनीतिक रूप से बहुत स्ट्रांग थी। यहाँ पर स्कूल्स या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, आप अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं, बट यहाँ जाके लोग ज्ञान प्राप्त करते थे इन मंदिरों में जाके। बोथ द पल्लवास एंड कमरूपा आर मेंशन इन प्रयाग प्रशस्ति। पल्लवास के बारे में और कमरूपा के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था। सदर्न कैंपेन में समुद्रगुप्ता डिफीटेड अ पल्लव रूलर। समुद्रगुप्ता ने एक पल्लव राजा को हराया था, लेकिन उसका राज्य नहीं छीन पाया समुद्रगुप्ता। ही लेट द लोकल किंग्स इंक्लूडिंग द पल्लवास। समुद्रगुप्त ने क्या किया कि एक लोकल राजा को इस जगह का राजा बना दिया और साथ ही पल्लव राजाओं से कहा कि आप भी इस राज्य को संभालिए। सो यहाँ पर दे हेल्प्ड मेंटेन पीसफुल रिलेशन। समुद्रगुप्त ने क्या किया? एक पीसफुल रिलेशन मेंटेन किया। समुद्रगुप्ता डिफीटेड द रूलर ऑफ कमरूपा बट डिड नॉट टेक डायरेक्ट कंट्रोल। समुद्रगुप्ता ने कमरूपा राजाओं को हराया था, लेकिन उस पर कभी कंट्रोल नहीं किया। सो बेसिकली गुप्ता जो पीरियड है वो
बहुत रिमार्केबल, बहुत इम्पॉर्टेंट ड्यूरेशन है, जिसमें आर्ट, साइंस, लिटरेचर, गवर्नेंस, इन सब के बारे में बताया गया है। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मेटलर्जी, ये सारे फील्ड हैं जिस पे रिसर्च हुई। यहाँ के जो स्कॉलर्स थे इनको बहुत प्रमोट किया जाता था। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ग्रो हुई यहाँ पर। संस्कृत और टेम्पल यानी कि मंदिर और संस्कृत लिटरेचर को भी बहुत प्रमोट किया गया, आगे बढ़ाया गया, जो आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। सो बेसिकली दैट्स व्हाई, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो गुप्ता एज है ये क्लासिकल एज है। बिफोर वी मूव ऑन, गुप्ता पावर बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, बहुत स्ट्रांग राजा थे, इनका मिलिट्री बहुत स्ट्रांग था। ये लोग जमीन दान में देते थे ताकि टैक्स ले सकें और उस टैक्स से देश का, अपने राज्य का विकास कर सकें। यहाँ पे लिटरेचर, साइंस, आर्ट, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, इन सब का विकास हुआ। गुप्ता राजाओं के साथ साथ वाकाटकास, पल्लवास और वर्मन रूलर भी थे जो यहाँ पर राज करते थे। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा यहाँ एंड होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।